अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, हम हैं भारत के नंबर 1 स्मार्ट सिटी नागपुर में। आपकी अदालत के इस खास शो में आपका स्वागत है। चुनाव स्पेशल में आज हमारे मेहमान हैं नागपुर के एमपी, केंद्र सरकार के मंत्री नितिन गडकरी। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का यह खास मुकदमा। पहला इल्जाम नितिन गडकरी। आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर आरोप है कि ये कांग्रेस की योजनाओं से डर गए हैं। नितिन जी, राहुल गांधी नागपुर में आए थे और मैंने उनका भाषण सुना। वो कह रहे थे कि जब से उन्होंने 72,000 की स्कीम शुरू की है तब से बीजेपी के नेता डर गए हैं। राहुल गांधी तो सोच रहे हैं कि 72,000 बेड़ा पार। देखिए, पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी जी के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर जनता का विश्वास ही नहीं है, क्योंकि जब से कांग्रेस पार्टी ने 60 साल देश में राज किया, गरीबी हटाओ का नारा दिया, 40 कलमी, 20 कलमी, 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणाएं की, गरीबी हटाओ का नारा दिया, चुनाव जीते। किसकी गरीबी हटी? और इसलिए कांग्रेस के घोषणाओं के साथ विश्वसनीयता नहीं है और इसलिए वो कुछ भी घोषणा करे, हमें कोई डरने का कारण नहीं। डरे वो जिनके ऊपर करप्शन की केसेस रजिस्टर हो रही है, वो डरे, हमें डरने का कारण नहीं। देखिए, अभी नाम लिया करप्शन के केसेस का, ऑगस्टा वेस्टलैंड का, जिसमें एपी, आरजी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ये इलेक्शन के मौके पर स्टंट किया है सरकार ने। देखिए, जो कार्रवाई होती है वो इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयर होती है और एविडेंस के साथ होती है। और जब मामला न्यायालय में जाता है, रजिस्टर होता है, तो उनको अधिकार है अपनी बात कहने का और इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयर न्यायालय उसका निर्णय करेगी। डरने का क्या कारण है? उन्होंने नागपुर में आके कहा कि चौकीदार चोर है, अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो नरेंद्र मोदी को जेल में डाल देंगे। देखिए, प्रधानमंत्री कोई पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री देश का होता है। और मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री होने के नाते अमेरिका से लेकर, कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और नेपाल और भूटान से लेकर बांग्लादेश तक पूरे दुनिया में भारत की आन बान और सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ाई है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में उसको चोर कहना, ये लोकतंत्र में किसी जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी के नेताओं को शोभा नहीं देता। ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका आरोप ये है कि अनिल अंबानी को मदद की, 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में डाल दिए। ये काय के 30,000 करोड़ और काय का ये सब झूठ बातें। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये डोसाल्ट कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अनिल अंबानी के साथ खुला है, नागपुर में खुला है और उसका उद्घाटन मैंने और देवेंद्र जी ने मिलकर किया है। और वहाँ अभी फाल्कन जेट बन रहा है जो 9 और 11 सीटर है और इस साल मार्च तक उन्होंने 250-300 करोड़ के स्पेयर पार्ट्स एक्सपोर्ट किए नागपुर से, जिससे हमारे एंसेलरी और लोगों को रोजगार मिला है। और आने वाले 2 साल में पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में जो फाल्कन जेट है 11 सीटर और 9 सीटर, ये पूरा नागपुर में बनेगा और नागपुर से एक्सपोर्ट होगा या एंसेलरी इंडस्ट्री डेवलप होगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। अब मुझे बताइए कि ये फाल्कन जेट प्राइवेट है, बनाने वाली कंपनी प्राइवेट है, लेने वाले लोग प्राइवेट है, सरकार का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है और नागपुर में लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब इसमें क्या की कमाई, क्या सरकार का संबंध है? और इसलिए डोसाल्ट कंपनी फाइटर जेट भी बनाती है राफेल के, अभी तक उसका प्रोडक्शन भी नहीं हुआ। और आप ये जानते हैं कि जैसे आपकी टीवी कंपनी है तो आपके हर डिस्ट्रिक्ट में आपके वार्ताहर होते हैं, वैसे एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग जो करती है वो अपने एंसिलरीज डेवलप करती है। वो 50-100 एंसिलरी उनको डेवलप करना है, कोई बेरिंग बनेगा, कोई और कुछ बनेगा और उससे जोड़कर हवाई जहाज बनेगा। अब मुझे बताइए, क्या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो हिंदुस्तान में आती है, क्या उनको प्राइवेट एंसिलरी खोलने का अधिकार नहीं है? अगर है तो उसमें आपत्ति लेने का कारण क्या है?
और ये 9-9, 10-10 साल कोई निर्णय नहीं होते थे। उल्टा आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। अभी जो हमारा एयर स्ट्राइक हुआ उसमें अगर राफेल हमारे साथ रहता तो 150 किलोमीटर दूर से हम लोग मिसाइल दाग सकते थे। तो हम लोग हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए हमने राफेल खरीदने का निर्णय किया। दूसरी एक बात आपको आपके टीवी पर मैं देखता हूँ, हमारे फाइटर जेट पुराने हो गए। कितने जेट हर साल गिर जाते हैं, कितने पायलट शहीद होते हैं और वो आउटडेटेड हुआ है। क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इक्विपमेंट हमारे देश की सुरक्षा को मजबूत करने वाले हमने नहीं लेने चाहिए? आप 9-9, 10-10 साल कांग्रेस के राज में ये तय हुआ था लेने का, कोई निर्णय नहीं किया। आपने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया और हमारी सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए जब निर्णय किया तो उसका राजनीतिकरण करके विवाद खड़ा करना, मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने सबने राजनीति से ऊपर उठकर उन बातों का विचार करना चाहिए। नितिन जी, उनका कहना है कि पराक्रम सेना का एयर स्ट्राइक की एयरफोर्स ने और क्रेडिट मोदी जी ले रहे हैं। देखिए, मैं आपको पूछता हूँ, 11 सितंबर में मुंबई का हादसा हुआ, तब सरकार इनकी थी, तब इनके सर्वोच्च नेताओं ने निर्णय करके पराक्रम दिखाने का सौजन्य क्यों नहीं दिखाया? अगर वो उस समय चाहते तो इतने बड़े प्रमाण पर हमारे निरपराध लोगों की हत्याएं हुई और करने वाले लोग पाकिस्तान के थे। कसाब कहाँ से आया था? पाकिस्तान से आया था। और इतना सब होने के बाद ये लगातार आतंकवाद और आतंकवादियों को हमारे देश में लगातार भेज रहे हैं। हम पाकिस्तान के विरोध में नहीं है, हम भी शांति और अहिंसा चाहते हैं, पर वो अपने देश में आतंकवादियों को जो समर्थन दे रहे हैं, जो मदद दे रहे हैं, वो पहले बंद करें तो निश्चित रूप से हमारे संबंध सुधर सकते हैं। पर अगर वो आतंकवादियों को भेजने का काम करेंगे, अगर वो आतंकवादी संगठनों का सपोर्ट करेंगे और वो आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में बैठकर खुले रूप से कहेंगे कि हमने मारा है, हम और करेंगे, और ऐसे लोगों को अगर वहाँ अधिकार मिलेंगे, स्वातंत्र्य मिलेगा, वहाँ के मिलिट्री का अगर सपोर्ट मिलेगा, तो फिर भारत को भी अपनी मिसाइल दाग कर उनके एक एक अड्डों को ध्वस्त करने के सिवाय कोई पर्याय नहीं होगा, वो हम करेंगे। लेकिन जी, राहुल गांधी के गुरु हैं सैम पिट्रोडा, बड़े अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक नहीं करना चाहिए था, पाकिस्तान से बात करनी चाहिए थी, चिट्ठी लिखनी चाहिए थी। हमारे एक कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर चिट्ठियां लिखकर और चर्चा करके अगर पाकिस्तान समझ सकता था तो आज ये नौबत क्यों आती? मुझे बताइए, इंदिरा जी ने उस समय बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिलने के बाद, हमने भुट्टो जी के साथ शिमला करार हुआ, मुझे याद है, और दुनिया के देशों के कहने के ऊपर हमने जो हासिल किया था वो पाकिस्तान को लौटा दिया और उन्होंने कबूल किया कि अब शांति होगी, भाईचारा होगा। क्या मिला उसके बदले में हमको? देखो, पाकिस्तान को अगर सही अर्थ में अगर हिंदुस्तान से दोस्ती करनी है तो अपने देश में जो आतंकवाद और आतंकवादी संगठन पनप रहे हैं उनको पहले उन्होंने समाप्त करना चाहिए, अपनी विश्वसनीयता को प्रस्थापित करनी चाहिए, तभी पाकिस्तान के साथ डायलॉग हो सकता है और शांति वार्ता हो सकती है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ पाकिस्तान और भारत जब डिवाइड हुआ तो 6 नदियाँ हमारे पास थी, मैं उस विभाग का मंत्री हूँ, और 6 नदियाँ भारत से निकलकर पाकिस्तान जाती है। 3 नदियों उनको मिली पानी, 3 नदियों का पानी हमको मिला। और 1960 में अयूब खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक इंडस ट्रीटी हुई और उसमें लिखा हुआ है कि हमारा भाईचारा, सौहार्द, समन्वय, प्रेम, बड़ा भाई छोटा भाई प्रस्तावित करने के लिए भारत पाकिस्तान को पानी देगा। अब मुझे बताओ, सौहार्द नहीं, प्रेम नहीं, भाईचारा नहीं, बम गोले मिल रहे। और तो मैंने ये कहा है कि हमारे अधिकार का पानी तो हमने रोका ही है, पर तुम अगर बम गोले फेंकते रहोगे, आतंकवादियों को भेजते रहोगे, तो पानी का एक बूंद पाकिस्तान नहीं जाएगा, पूरा पानी रोकेंगे। हम चाहते हैं कि आपको पानी मिल रहा है, वो सौहार्द भाईचारा के बदले में हम आपको दे रहे हैं, और उसके बदले में अगर आपका व्यवहार अगर उल्टा होगा तो निश्चित रूप से आपको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। मैं कोई पानी रोकना नहीं चाहता हूं, पर आप लगातार यही करते रहोगे तो मैंने भी हमारे डिपार्टमेंट को कहा कि सब डीपीआर बनाओ। अगर ये आतंकवाद को रोकेंगे तो पानी छोड़ देंगे, अगर ये आतंकवादियों को घुसाएंगे तो पानी बंद कर देंगे।
तो निश्चित रूप से पाकिस्तान ये बात ध्यान में रखे कि आज उनका जीवन पूरा पानी हमारे यहाँ से पाकिस्तान जाता है, उसके ऊपर उनका जीवन है। अब वो शांति, सौहार्द और भाईचारा रखे, हम कोई पानी रोकेंगे नहीं। हम उनके साथ की ऐसा बात नहीं करें, टमाटर भेजना बंद कर दिया, उस पर भी बहुत रोए थे। मुझे बताइए, टमाटर भेजे, पानी दे, उसके बदले में हम बॉम्ब गोले खाए, ये कौन सा न्याय है? अब ये आपको शरद पवार साहब को बताना पड़ेगा। उन्होंने कहा जो एयर स्ट्राइक की, फौज वहां गई, बम गिराए, लेकिन खाली जमीन पे गिरा के आ गए, कोई मरा नहीं। शायद शरद पवार ये एयर स्ट्राइक होने के बाद शायद विजिट देखकर आए होंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पार्टी की राजनीति छोड़ दो, क्या हमारे देश के डिफेंस फोर्सेस के शूर जवानों के इरादों पर हम संशय लेंगे? क्या हमारे डिफेंस फोर्सेस को हम कटघरे में खड़े करेंगे? क्या पाकिस्तान का टीवी और रेडियो जिस प्रकार से भाषा बोलता है, उस प्रकार की भाषा में हमारे यहाँ के विपक्षी नेता बोलेंगे? देखो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश की अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। हम दो चार रहे न रहे, पर तेरा वैभव अमर रहे माँ, ये हमारा संस्कार है। और इसलिए राजनीति से ज़्यादा, इस कुर्सी से ज़्यादा, सब कुछ बातों से ज़्यादा हमारा देश हमको प्यारा है, हमारे को देश के प्रति प्रेम है। अगर हम मरेंगे तो देश के लिए और जिएंगे तो देश के लिए, यही हमारा संस्कार है। नितिन जी, आप हमारी फौज की, आर्म फोर्सेस के पराक्रम की बात कर रहे हैं बार बार। अगर आपने कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा हो तो राहुल गांधी ने जो मैनिफेस्टो सुनाया लोगों को, इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि जो आर्म फोर्सेस से स्पेशल पावर हैं उनको कम कर दिया जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार आई। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जब हिंदुस्तान की जनता राहुल गांधी और उनके मैनिफेस्टो को सीरियसली नहीं लेती तो आप क्यों ले रहे हो? देखो, कुछ बातें ऐसी होती है कि सुनना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये बात तो सही है कि अगर हमारी आर्म फोर्सेस की पावर कम कर दी गई तो बहुत मुश्किल हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा, ये बात वही आदमी कर सकता है जो पाकिस्तान का हितैषी होगा। जो हिंदुस्तान का हितैषी होगा, ये कभी ये बात नहीं करेगा कि हमारे शूर जवानों की ताकत को कमजोर करने की बात कोई नहीं करेगा। आर्म फोर्सेस से जिक्र कर रहे हैं तो एक कर्नल साहब का सवाल मेरे पास में, कर्नल रणविजय सिंह। अभी जैसा कि रजत साहब ने भी पूछा, शरद पित्रोदा जो कि सलाहकार है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने बोला है कि एयर स्ट्राइक करने से पहले बातचीत करनी चाहिए थी। सर, आपको लगता है क्या कुछ हो सकता है बातचीत से? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर आज तक कांग्रेस का शासन हो, बीजेपी का शासन हो, जनता पार्टी का शासन हो, हर बार हमने शांति के लिए कोशिश की, प्रयास किया, पर परिणाम क्या हुआ? मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने ये सब अवसरों को गंवा दिया है। और हमारी कोशिश के बढ़ने के बाद भी उन्होंने एक बहुत सिंपल बात है, आप तो मिलिट्री में आपने काम किया, आप कर्नल हैं, 3 बार लड़ाई में पाकिस्तान हार गया है हिंदुस्तान के साथ। अब पाकिस्तान को इस बात का पता चल गया है कि लड़ाई में हिंदुस्तान को हराना बहुत कठिन है, ये मुश्किल है। और इसलिए आतंकवादियों का समर्थन करके, देश में हिंदू मुसलमानों के दंगे फसाद खड़े करके, इस देश में आतंकवादी जो है उनको भेजकर उस देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाना, ये उनका पूरी कॉन्स्पिरेसी है, उनका प्लान है। एक प्रकार से ये प्रॉक्सी वॉर है। और ये प्रॉक्सी वॉर के लिए वो बारूद दे रहे हैं, AK-47 राइफल दे रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर भेज रहे हैं, ये सब मिलिट्री दे रही है। और ये आतंकवादी, आपको पता है, कश्मीर में घुस रहे हैं। इतना ही नहीं तो देश के अनेक जिलों में घुसे हुए हैं, यहाँ के लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, निरपराध लोगों की हत्याएं करते हैं। ये पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के शुरू की हुई प्रॉक्सी वॉर है और ये प्लान स्ट्रेटेजी है। और अगर ऐसा ही होगा तो हमें भी उसका जवाब करारा देना पड़ेगा। और इसलिए मजबूर नहीं, मजबूत सरकार ये देश की आवश्यकता है, जो पाकिस्तान के आतंकवाद का और आतंकवादियों को अच्छी तरह सबक सिखाने की ताकत रखती है। ऐसी सरकार, ऐसे नेता और ऐसी मजबूत सरकार देश में रहेगी तो धीरे धीरे पाकिस्तान सरेंडर होगा। नहीं तो फिर मैंने पहली बार कहा था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वही बात सच है।
नितिन जी, जब पता है कि लातों के बीच बातों से नहीं मानते, तो ये बार बार सवाल पूछा जाता है कि क्या मोदी जी ने नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया था? क्या मोदी जी नवाज शरीफ के घर बिरयानी खाने नहीं चले गए इस बर्थडे की बधाई देने के लिए? देखिए, इसके पीछे इंटेंशन क्या है। हमारे भारत सरकार का, प्रधानमंत्री का यही इंटेंशन था कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध प्रेम पूर्ण, सौहार्दपूर्ण बने और ये संबंध बनकर दोनों देश गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी के खिलाफ लड़े। उनकी भी इकोनॉमी बहुत कठिन अवस्था में है, वहाँ गरीबी बहुत है और हमारे देश में भी गरीबी बहुत है, और इसलिए हम दोनों मिलकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के बजाय, इतना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाने के बजाय हम गरीबी और भुखमरी के खिलाफ लड़े, ये हमारा भाव था। और इसलिए ईमानदारी के साथ और ऑनेस्ट इंटेंशन के साथ मोदी जी ने उनको अपने शपथ विधि के कार्यक्रम के लिए बुलाया। उनके घर में शादी थी, उसके लिए खुद जाकर पाकिस्तान में जाकर उनको उन्होंने शुभकामनाएं दी, एक अच्छा गेस्टर दिया। हमने हमारे तरफ से अच्छा व्यवहार किया, पर अच्छा व्यवहार के बदले में हमको क्या मिला? निरपराध जवानों की हत्या, बॉम्ब ब्लास्ट, आतंकवादियों ने हमारे लोगों के, हमारे मिलिट्री फोर्सेस के कैंप पर हमला करना। मुझे बताइए, मैं एक बात पढ़ा हूँ, मृत्युंजय करके एक मराठी में किताब थी, शिवाजी सावंत करके उसके लेखक थे, बहुत सुंदर मराठी में लिखी हुई किताब है, उसका सभी भारतीय भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हुआ है। उन्होंने एक सुंदर वाक्य कहा है कि सामर्थ्यवान व्यक्ति ही, जो सामर्थ्यवान है, सबल है, वही व्यक्ति शांति और अहिंसा प्रस्थापित कर सकता है। दुर्बल व्यक्ति ने शांति और अहिंसा पर कितना भी भाषण दिया तो कोई उसको घास नहीं डालता, कोई उसको सुनता नहीं, ये बात उन्होंने कही है। और इसलिए हमको सबल बनना है, सामर्थ्यवान बनना है, पर सामर्थ्यवान इसलिए नहीं बनना है कि हम विस्तारवादी है, हम किसी देश के ऊपर आक्रमण करके उनको हमारे साथ लेना चाहते हैं, इसके लिए नहीं बनना है। हमको हमारे संरक्षण के लिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि दिनकर ने भी कहा, क्षमा सोती उसी भुजंग को, क्षमा सोती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जिसके पास विष हो, ताकत हो, वही माफ करे तो अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात है। इस देश में जो लड़ाई है वो आतंकवादी, जो अलगाववादी, आतंकवादी और फंडामेंटलिस्ट है, उनके साथ लड़ाई है, पूरे वर्ल्ड की लड़ाई है। ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये आतंकवाद के विरोध में मानवता की लड़ाई है, और उसमें सब जितने लोग मानवता के साथ हैं उनको साथ लेकर आतंकवाद से लड़ना होगा और उसको समाप्त करना होगा। उसमें ही विश्व का कल्याण है, उसमें ही सबका कल्याण है। एक और सवाल मेरे पास में है, शिरीष चांडक जी। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि यदि धारा 370 यदि हटा दिया तो कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा, इस पर सरकार की क्या राय है सर? देखो, कश्मीर भारत से अलग होने का सवाल ही नहीं उठता। कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, अलग भाषा अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश। और हम तो कहते हैं कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। तो ये सवाल ही नहीं उठता। हम सत्ता पे रहे या ना रहे, मंत्री रहे या ना रहे, कश्मीर के बारे में सवाल नहीं उठता। हम इस देश की, अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे, सवाल ही नहीं उठता। नितिन जी, उनका सवाल ये था कि आर्टिकल 370, ये तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, 5 साल सरकार रही, क्यों नहीं हटा? देखिए, ये बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं। 370 हटाने के बारे में हम पहले भी सहमत थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। पर आज की वर्तमान सेंसिटिव स्थिति में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर के लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर में गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी है। मैं खुद मेरे विभाग की ओर से 60,000 करोड़ के काम कश्मीर में कर रहा हूं। जम्मू से श्रीनगर मैंने बड़ा हाईवे बनाया है। लद्दाख और लेह को, कारगिल को जोड़ने के लिए श्रीनगर से मैं 6,000 करोड़ की झोजिला टनल बना रहा हूं। और वहाँ ITI, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज आए। अब IAS में पहला विद्यार्थी कश्मीर से आया। वहाँ का पर्यटन बढ़े, और पर्यटन बढ़ेगा तो 49% एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल के लिए खर्चा होता है, वहाँ की गरीबी दूर हो जाएगी। और इसलिए कश्मीर के लोगों को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए आज के स्थिति में उनकी भावना में और प्रज्वलित होकर वो नाराज हो, ऐसा काम हमको नहीं करना चाहिए। हम उनको समझाएंगे
उनके मन को बदलेंगे और उनके मन में ये विश्वास पैदा होगा कि हमारा कल्याण अगर हो सकता है, हमारी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी अगर कोई दूर हो सकती है, हमारे बेटों को रोजगार मिल सकता है, हमारे बेटों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है, तो भारत के साथ मिलजुल कर रहेंगे तो ही कश्मीर का हित है। ये उनको समझाकर उनकी मनस्थिति को और माइंड सेटअप को उस प्रकार से तैयार करना, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। और ऐसे संवेदनशील मुद्दों में आज अगर हम ऐसा कोई निर्णय करते हैं तो वो देश के हित में नहीं होगा। हम कल भी उस मत के थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। उचित समय पर भविष्य में ऐसा समय आएगा, जो नौजवान हैं, जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे, डॉक्टरी पढ़ रहे, वकील बन रहे हैं, वो नौजवान अब धीरे धीरे इस बात को महसूस करने लगे हैं। समय के साथ मुझे लगता है उनकी राह निश्चित रूप से हमारे विचारों से जुड़ेगी और उसी समय ऐसे निर्णय करना देश हित में होगा। आज की स्थिति में कर उससे नई समस्याएं खड़ी करना उचित नहीं होगा। पर मैं आपको साफ कह रहा हूं कि आपकी भाव से हम कल भी सहमत थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। नितिन जी, और भी बहुत सारे इल्जाम मेरे पास में हैं। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में नितिन गडकरी पर इल्जाम और सवाल आपका एक और। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नागपुर शहर में आपके सबसे बड़े नेता नितिन गडकरी पर आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर आरोप है कि ये अपनी पार्टी के विरोधियों के चहेते हैं। अब नितिन जी, राहुल गांधी नागपुर आए, उन्होंने 1 घंटे तक भाषण दिया, मोदी जी को चोर भी कहा, पार्टी का बुराई की, आपके बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने। ये मोहब्बत कैसी है? आपका सवाल बहुत सही है, पर इसका जवाब तो राहुल गांधी बता सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं मंत्री होने के नाते सभी अपोजिशन पार्टी के नेता मेरे पास आते हैं, तो मैं हमारे अधिकारी को कहता हूं कि कहीं हिंदुस्तान में काम करने के लिए बोल रहे हैं ना, पाकिस्तान में थोड़े बोल रहे हैं। हो सकता है तो सबका काम कर दो। तो सीपीएम से लेकर कांग्रेस के लेकर कोई भी आता है तो मैं उसका काम करता हूं। और इतना ही नहीं, तो नागपुर में मैं जब आता हूं तो मुझे 2-2 हज़ार लोग मिलते हैं। मैं जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स और पार्टी, इस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। जो लोग मेरे पास आते हैं, जो होने लायक काम है, मेरे अपोजिशन के सब कांग्रेस के भी कार्यकर्ता नेता मेरे पास आते हैं, मैं उनके भी काम करता हूं। और मैंने बहुत से नेताओं को कहा, वो मेरे पास आए कि हम इस बार चुनाव में आपका काम करेंगे। मैंने कहा मेरा काम मत करिए, डायरेक्टली आपका नुकसान होगा, अंदर से कर सकते तो करिए। तो ये देखिए, 5 फरवरी 2019 को राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, कहा बीजेपी में गडकरी एकमात्र नेता हैं जिनमें सच कहने का साहस है। देखिए, मुझे राहुल गांधी जी के सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और राजनीति मेरा पेशा नहीं है। मैं 75 के इमरजेंसी के बाद राजनीति में आया हूं। मेरा अपना कन्विक्शन है, मेरे अपने विचार है, मेरे पार्टी के विचारों पर मेरी श्रद्धा है और मेरे जितने काम करने वाले कार्यकर्ता हैं वो मेरा परिवार है, यही मेरा समझ है। और मैं सबका साथ सबका विकास, ये सूत्र जो प्रधानमंत्री ने बताया है, उसी के आधार पर सबका काम करता हूं। और मेरी आदत भी खराब है, एक आधा काम नहीं करना है तो 10,000 लोगों में चुनाव के समय भी बोल देता हूं, ये होता नहीं, ये मैं कर नहीं पाऊंगा, आप समझिए। ये आपकी तारीफ उन्होंने इसलिए की थी कि आपका एक स्टेटमेंट छपा था, जो अपना घर नहीं संभाल सकता वो देश को क्या संभालेगा। ये पूरा गलत था। मेरे पास मेरे एक कार्यकर्ता आए थे और उन्होंने कहा कि मैं देश के लिए अपना जीवन देना चाहता हूँ। तो मैंने उनको पूछा कि आप क्या करते हो? बोले किराने का दुकान है, बंद हो गया। घर में कौन है? पत्नी है, बच्चे हैं। तो मैंने उनको देखो, नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। और मैं पहले दिन से 50 बार नहीं 100 बार हजारों कार्यकर्ताओं को कह चुका हूँ कि पहले अपना घर संभालिए, अपने परिवार को संभालिए और उनको ठीक संभालने के बाद देश और समाज की सेवा करिए। अगर अपना घर ठीक से नहीं संभाल सकते तो देश को कैसे संभालेंगे? अगर मैं देखो, मैं अगर आज राजनीति में हूँ, मैंने 17 लाख करोड़ रुपए के काम किए, कोई कॉन्ट्रैक्टर मेरे घर पे नहीं आया, कोई मिलने की आवश्यकता मेरे को नहीं पड़ी।
क्योंकि मैं अपने खर्चों को, अपने गाड़ी, पेट्रोल, ड्राइवर सब खुद करता हूँ। दिल्ली में, मुंबई में मेरे घर पे लोग काम करते हैं, उनके तनख्वाह देता हूँ। मैं ईमानदारी से मेरा मिनिमम एक्सपेंडिचर कर सकता हूँ, इसलिए मैं ईमानदार हूँ। अगर ये आवश्यक खर्चे के लिए अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो लोग मुझे स्पॉन्सरशिप देने के लिए ढूंढते और मुझे खरीद लेते। मुझे खरीदने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, इसका कारण मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी है। देखिए, और इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि पहले अपना घर ठीक संभालिए। अब आपको आश्चर्य होगा, इस चुनाव में मैं यहाँ आपके टीवी में ओपनली कह रहा हूँ, इस चुनाव में मैंने एक भी व्यक्ति को 1 रुपया चुनाव के लिए नहीं मांगा। और आपको आश्चर्य होगा कि आज ये घटना हुई, एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे पास आया और मुझे कहा कि मुझे चुनाव में मदद करना है। ऐसे 4-5 लोगों के साथ मेरे हादसा हुआ। मैंने कहा तुम काहे को मुझे मदद कर रहे हो, तुम्हारी हालत ही खराब है, तुम्हें ही नुकसान में गा रहे हो, इस बार कोई मदद नहीं करूँगा, तुम पहले तुम्हारा व्यवसाय अच्छा करो और इस के पैसे अगले चुनाव में देना। तो उसके आंखों में आंसू आए। और आपको ताज्जुब होगा रजत जी, मैंने 5-7 लोगों को पैसा डोनेशन पार्टी को देने के लिए मना किया, क्योंकि मैं उन लोगों को अपने परिवार का चाहता हूँ और मेरी इतनी इज्जत है कि अगर वो अच्छे स्थिति में आएंगे तो वो मुझे कहेंगे आप बताओ हमको क्या करना है, वो करेंगे। पर आज उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, मैं जानता हूँ, और इनकी बुरी स्थिति में बेचारे बैंक का पैसा नहीं दे सकते। ऐसे स्थिति में उनके ऊपर मेरे चुनाव में कोई बोझा पड़े, ये बिल्कुल नहीं चाहता। और इसलिए मैंने जो रिलेशनशिप बनाई है वो ऐसी रिलेशनशिप बनाई है कि जो मैं सत्ता पे रहूं या नहीं रहूं, मैं पद पर रहूं या नहीं रहूं, मैं कहीं भी रहूं। और एक बात भी मेरी पक्की है, मैं एक बार जिस आदमी का हाथ पकड़ लेता हूं, चाहे गड्ढे में जाए, दुनिया कुछ भी कहे, मैं नहीं छोड़ता। जिससे दोस्ती है उससे दोस्ती है। देखिए, आप इतने सारे रिलेशनशिप बना के रखते हैं, हर राजनीतिक दल में रिलेशनशिप बनाते हैं, इसलिए कांग्रेस के नेता ने कहा कि नितिन गडकरी का हाल यह है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। उनका कहना है कि इनकी निगाहें तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। देखिए, मैं तो बहुत बार क्लियर कर चुका हूँ। देखो, 3 बातें मेरे बारे में अच्छी, आप नागपुर आए इसलिए, मैं जॉर्ज फर्नांडिस और अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना आइकॉन मानता हूँ। मैं 35 साल से हर सप्ताह में 4 बार एयरपोर्ट में आता हूँ, जाता हूँ। मेरे स्वागत के लिए एक व्यक्ति नहीं आता। दूसरा, मुझे सबसे बड़ा गुस्सा आ जाता है जब मेरे पास कोई हार लेके आता है डालने के लिए। मतलब क्यों हार डाल रहे हो, क्यों पैसे खर्चा कर रहे हो, ये हार मत डालो। यहाँ एक व्यक्ति बैठा है, उसने मेरे साथ, मेरे संतोष यादव करके झोपड़पट्टी में रहता है, अभी देखा मैंने उसको, मेरे पीछे, हाँ वो हाथ ऊपर है उसको। इसने 900 हार्ट के ऑपरेशन, मैंने 9000 ऑपरेशन किए हैं, इसने 9000 पेशेंट को, गरीबों को ढूंढ ढूंढ के मेरे पास लाया और मैंने उनके हार्ट के ऑपरेशन करके दिए। पर आपको बताता हूँ, ये बार बार उन लोगों को ले आता मेरे पास और उनका फूल लेके आता है, गुच्छे लेके। फिर मैंने इसको डटाया, मतलब पहले उनके पास हार्ट के पैसे नहीं, तो काय के लिए गुच्छे के पैसे खर्चा करता। तो ये फूल लेके आने लगा और मेरे साथ उनका फोटो निकालता है। अब इसके पास 900 फोटो है, छोटे छोटे बच्चों से लेकर। इसकी यही हॉबी है कि झोपड़पट्टी में घूमता है, लाता है। देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ, मैं न कभी मेरा बायोडाटा किसी को दिया, न मैंने किसी के गले में हार डाला, न मैंने किसी को कोई पद मांगा। मेरी औकात और हैसियत से मुझे बहुत ज़्यादा मिला है। अगर सही मेरी चले तो मैं किसानों में काम कर रहा हूँ। 1100 एकल विद्यालय गढ़चिरौली जिले में चलाता हूँ, 18,000 बच्चे पढ़ते हैं। मैं 1 रुपया सरकार की ग्रांट हम नहीं लेते। मैं मेडिकल के हेल्थ सर्विसेज में लाखों लोगों की सेवा करता हूँ। अब तो मेरे ज़िंदगी में मेरी बहुत अच्छी इच्छा ऐसी है कि मेरा ज़्यादातर समय मैं सेवा के लिए दूँ, एग्रीकल्चर में जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनकी जान बचाने के लिए दूँ। पर मैं भी मजबूर हूँ कि आज मुझे राजनीति में ही रहना पड़ेगा, नहीं तो नानाजी देशमुख जो कहते थे कि 60 साल के बाद आपने समाज की सेवा करनी चाहिए, और इसलिए मैंने राजनीति की परिभाषा बदलनी है। राजकारण मैंने सत्ता कारण नहीं है। राजकारण का अर्थ है समाज कारण, राष्ट्र कारण, अर्थ कारण और विकास कारण। पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट और इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज द मिशन। बेरोजगारों को रोजगार देना, ये हमारी चिंता है। और मैं परिवारवाद, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा लड़के लड़की कोई टिकट नहीं मांगते हैं।
और मैंने सब नेता को कहा, नहीं तो बीच में हमारे पार्टी में भी नेताओं के लड़कों ने खादी के कपड़े पहनना शुरू किया था। मैंने बोला तुम्हारे लड़के लड़कियों को तुम्हारे कहने पर टिकट नहीं मिलेगा और मैं देने नहीं दूंगा। हाँ, उसको टिकट चाहिए, तुम मत कहो, जनता अगर कहेगी तो वो किसी का बेटा ही है, उसका गुनाह नहीं है, उसको जरूर टिकट देंगे, पर तुम बोलोगे तो कभी नहीं देंगे। नितिन जी, आप तो जानते हैं कि मीडिया में हर रोज इस बात की चर्चा होती है, चुनाव का मौका है, अगर बीजेपी की सीटें 272 से कम आई, 210 आई, 220 आई, तो कंसेंसस होगा, नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। देखो, मेरे भी जीवन में कुछ अपने लाइक्स रहे और लाइक्स मैं जनता से कभी छुपाता नहीं। देखो, मैं प्रधानमंत्री बन गया तो फुटपाथ पर खाने के लिए कैसे जाऊंगा? मैं जहां हूं वहां हूं। अभी मैं Z+ में हूं, उसी से तो मुझे बहुत तकलीफ है। देखो, मैं सोने के पिंजरे में बैठने का सपना मैंने कभी देखा नहीं। मेरी औकात और हैसियत से मुझे बहुत ज़्यादा मिला है। मेरा पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी मेजॉरिटी मिलेगी और नरेंद्र मोदी जी ही अगले प्रधानमंत्री होंगे। ना मैं प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता हूं, ना मैं प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता हूं, ना मैं लॉबिंग करता हूं, ना किसी के पास जाता हूं। ये जो खाया पिया कुछ नहीं गिलास फोड़ा अठन्ने वाले मीडिया में बेकार के बेकार लोग मेरे नाम की चर्चा करते हैं। आपको लॉबी करने की क्या जरूरत? सब कहते हैं आप तो आरएसएस के खास आदमी हैं। देखो, आप तो नागपुर वाले हैं, मोहन भागवत आपको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। देखो, ये भी गलत बात है। मेरे से ज्यादा तो मोदी जी संघ के प्रचारक है। उन्होंने अपने जीवन में अपना पूरा जीवन संघ के प्रचारक में दिया और संघ जितना मोदी जी को चाहता है उतना ही मुझे चाहता है, सब स्वयंसेवकों को चाहता है। और संघ कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता और संघ प्रधानमंत्री पद पर तय नहीं करता। और मैं संघ के कारण भी बीजेपी का अध्यक्ष नहीं बना। क्या होता है, कभी कभी इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन अलग होता है। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, दशहरे के कार्यक्रम में जाता हूँ और आरएसएस इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शंस। और आरएसएस और विद्यार्थी परिषद के कारण ही मेरे में जो भी अच्छाई आई, मैं एक बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, जो भी अच्छाई आई उसका श्रेय विद्यार्थी परिषद और संघ के संस्कारों को और विचारों को है, ये मेरा मानना है और मैं इसी में खुश हूँ। मुझे कोई अपेक्षा नहीं। जनता में कुछ और सवाल मेरे पास में है। प्रोफेसर किरण खोड़े। माननीय नितिन जी नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी के गुरु और आपके वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को आपने साइड ट्रैक किया, ऐसा कांग्रेस का आरोप है, इसके ऊपर आपका क्या जवाब? देखिए, आडवाणी जी, जोशी जी हमारे गाइड एंड फिलोसोफर है, पार्टी के संस्थापक के प्रेरणा स्रोत हैं। सवाल यह है कि उनके प्रति किसी के मन में कोई अपमान का या कोई उनके अपमान करने का इरादा कभी नहीं है। हम कल भी उनका सम्मान करते थे, आज भी करते हैं और आगे भी करेंगे। पर आप जीवन में देखिए, आप प्रोफेसर हैं तो क्या 90 साल तक आप प्रोफेसर रह सकते हैं क्या? ये रजत शर्मा जी है, ये हिंदुस्तान के नहीं वर्ल्ड के सबसे बड़े एंकर हैं। इनकी और मेरी उम्र लगभग समान होगी, पर आप आगे मुझे बताइए, ये 70 साल के 80 साल के होंगे और काठी टेक कर आएंगे तो क्या एंकर करके आप इनको पसंद करोगे? नहीं करोगे। तो उम्र का ये तकाजा होता है। अब आडवाणी जी 92 साल के हुए और नए पीढ़ी को हमने देना चाहिए। अब एक समय नागपुर में मैं यहाँ का जनरल सेक्रेटरी था, तो यहाँ के गंगाधरराव फडणवीस, छोटू भैया धाकरस, इन लोगों का मैं जनरल सेक्रेटरी बना और धाकरस जी मेरे सेक्रेटरी बने। उनने मुझे खड़ा किया, फिर नागपुर में मैंने काम किया, फिर मैंने देवेंद्र जी को राजनीति में लाया, मेयर बनाया, एमएलए बने, वो पार्टी ने बनाया, अब मुख्यमंत्री बने। अब धीरे धीरे मैंने नागपुर छोड़ दिया, विदर्भ छोड़ दिया, महाराष्ट्र छोड़ दिया, अब मैं दिल्ली का काम करता हूँ। और इसलिए धीरे धीरे अब दिल्ली के बाद मुझे भी रिटायर्ड होना है और नए नए लोगों को अवसर देना है। आखिर ये तो संभव नहीं है कि मैं ही आखिर तक बने रहूं। तो मुझे लगता है कि ये नेचुरल बदलाव है और उम्र के आधार पर ये हुआ है। नितिन जी, आडवाणी जी को टिकट नहीं दिया तो राहुल गांधी को बहुत तकलीफ है। उन्होंने महाराष्ट्र में 2 जगह ये कहा कि नरेंद्र मोदी ने जूते मार के आडवाणी को निकाल दिया। ये मगरमच्छ के आंसू है। देखिए, आडवाणी जी आज हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत है, हमारे आदरणीय नेता है एंड गाइड एंड फिलोसोफर है। और आडवाणी जोशी जी कल से आज और आगे भी हमारे लिए वैसे ही है, पर उम्र के आधार पर हुआ है। आगे चल के मेरा भी यही होगा। और इसलिए सुनील गावस्कर के आत्मचरित्र में अच्छा वाक्य है,
वो कलकत्ता टेस्ट में मैं उनका बड़ा फ़ैन था। उनने ईडन गार्डन पर 98 रन बनाए और लंच के पहले उनकी 98 रन पर आउट हो गए और उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से अपनी निवृत्ति रिटायरमेंट घोषित की। तब पत्रकारों ने उनको पूछा कि गावस्कर जी, आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हो, आपका फॉर्म अच्छा है, आप अच्छा खेल रहे हो और आपको अवसर है, आप क्यों रिटायर हो रहे हो? तो सुनील गावस्कर ने जो कहा था वो मेरे बहुत ध्यान में है और मैं ज़रूर ध्यान में रखता हूँ। वो बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जब लोग पूछते आपको कि आप क्यों रिटायर्ड हो रहे हो, तब रिटायर्ड होने में मज़ा है। जब लोग पूछना लगते हैं कि आप कब रिटायर्ड होने वाले हो, तब रिटायर्ड होने में मज़ा है। ये अच्छी बात कही आपने। एक और सवाल मेरे पास में है, अरुण कोटेजा जी। नितिन जी नमस्कार। जैसे कि कांग्रेस ने बड़ी उम्मीदों से प्रियंका को लाया है, क्या आपको लगता है कि प्रियंका मोदी जी के लिए खतरा होगी? राजनीति में हर आदमी को अपने को आजमाने का अधिकार है और लोकतंत्र उसको परमिशन देता है। जिसमें दम हो आ जाए, लड़ ले। जनता की अदालत में आपको निर्णय करना है क्या सही और क्या गलत है, आप करिए। नहीं, उनका सवाल कुछ और था। उनका सवाल ये था कि ऐसा लग रहा है कि राहुल जी मोदी जी को चुनौती नहीं दे पा रहे, तो क्या प्रियंका चुनौती दे पाएंगी? देखो, आज की सच्चाई तो यह है कि आज हमारे देश में मोदी जी को चुनौती देने वाला कोई नेता नहीं है। नितिन जी, एक और ब्रेक के हम रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में नितिन गडकरी पर इल्जाम और सवाल आपका एक और। वेलकम बैक। नागपुर के इस खास शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मेरे मेहमान हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। नितिन गडकरी पर अगला इल्जाम। आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर इल्जाम है कि ये बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। नितिन जी, ऐसे आप काम गिनाते हैं, ऐसी बातें बताते हैं, तो यकीन ही नहीं होता कि ये मुमकिन है। मैं अब आपकी अदालत में आपको सवाल पूछता हूं, क्या मुझे ऐसा एक भी सपना बताइए जो मैंने दिखाया और मैं पूरा नहीं किया या मैंने पूरा करने की कोशिश की। देखिए, आपने कहा कि दिल्ली से मुंबई का सफर 12 घंटे में हो जाएगा, दिल्ली से पटना का सफर 11 घंटे में हो जाएगा। अब यकीन ही नहीं होता कि ये पॉसिबल है। दिल्ली से मुंबई, गुड़गांव से अलवर, सवाई माधोपुर, झाबुआ, रतलाम, बड़ोदरा और मुंबई, 120 किलोमीटर डिस्टेंस कम होगा। और नया ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे 12 लेन 120 मीटर की विड्थ है, 60 पर लैंड एक्विजिशन हो गया और 60% कामों के वर्क भी अवार्ड हो गए। और 2.5 साल के अंदर मेरी कोशिश है कि दिल्ली से मुंबई का सफर 12 घंटे में होगा। और इस रोड में हमने 16,000 करोड़ लैंड एक्विजिशन पर बचाए हैं और ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इसका विकास, हरियाणा, इसका विकास होगा और नई स्मार्ट सिटी बनेगी और देश का ग्रोथ इंजन इस बैकवर्ड एरिया में जाएगा। आपने कहा कि 10,000 सी प्लेन चलेंगे। 10,000 सी प्लेन तो बहुत बड़ी बात नहीं, इसमें ऐसा है कि हर तालाब, हर डैम एयरपोर्ट बनेगा, सी पोर्ट, वाटर पोर्ट। और आज मैंने सब रूल्स एंड रेगुलेशन सब क्लियर कर दिए। अब मैं लोगों से आह्वान करता हूं कि आप सी प्लेन खरीदिए, ट्रांसपोर्ट सर्विस चालू करिए। जैसे एयर टैक्सी है, वैसे हमारे यहाँ ओला उबर की है। आपको पता है मुंबई में अब एक एयरबोट की टैक्सी शुरू हो गई ओला की। और उसी प्रकार से आप जैसे नागपुर में है, अंबाजेरी तालाब से उड़िए, खिंडसी में उतर जाइए, खिंडसी से उड़िए, कोराड़ी में उतर जाइए, कोराड़ी में देवी का दर्शन करिए, ऊपर उतर जाइए, सेगांव में जाइए, गजानन महाराज का दर्शन करिए, वहाँ से उड़िए तो आप शिरडी के साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी उतर जाइए, शिरडी से दर्शन करके निकल जाइए, मुंबई गुड़गांव चौपाटी पर उतर जाइए, सिद्धिविनायक का दर्शन करिए और नागपुर वापस आ जाइए एक दिन में। अब ये सब रूल्स रेगुलेशन क्लियर हो गए। मैं आपके मार्फत इन सबको आह्वान करता हूं कि 8 करोड़ का एक ये है, आप खरीद लो। जैसे आप बसेस किराए पे चलाते हो, टैक्सी चलाते हो, वैसे आप MPBS सी प्लेन खरीद लो और चलाओ। मैं आपको अनुमति देने के लिए तैयार हूं। और देश में 10,000, अब गंगा में
अब गंगा में आप देखो, मैंने प्लेन में पूछने वाला था, आप कह रहे थे नहीं, कि आप गंगा में जहाज। देखिए, ये पहला प्लेन मैंने लाया था, मुंबई में मैं बैठा था, पूरे प्लेन में मैं घुमा, पानी पे उतरा, समुद्र में। फिर मोदी जी ने बोला मेरे पास भेजो, वो भी गुजरात में उसमें बैठकर उसमें गए। अब ये सिद्ध हो गया, इसलिए एमपीवीएस सी प्लेन, और मैं तो ये सपना देख रहा हूँ, वो अभी मैं पक्का नहीं कह सकता आपको, पर ये एयरबोट अभी मैं लाया, अभी रशिया से 2-3 दिन में आ रही है। और इसी चुनाव में मैं इलाहाबाद प्रयागराज से वाराणसी बोट में बैठने के लिए बैठकर जाने वाला हूँ, आपको भी ले जाऊंगा। वो बोट ऐसी है कि उसका इंजन है लैंड क्रूजर का, टोयोटो का इंजन है लैंड क्रूजर का, उसके पंखे हवाई जहाज के हैं, उसकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 14 लोग बैठते, एयरबोट है, और 10 सेंटीमीटर ड्राफ्ट में चलती है। और मेरा तो सपना ये है, वो मेरा डिक्लेरेशन नहीं है, कि दिल्ली से यमुना में बैठकर मैं बांग्लादेश तक माल भेजना चाहता हूं। और इलाहाबाद से लेकर बांग्लादेश तक मैंने ड्रेजिंग कर लिया, जलमार्ग बना लिया है। अब दिल्ली से मथुरा, आगरा और इटावा से होकर प्रयागराज तक का 12,000 करोड़ का डीपीआर बना लिया है और वर्ल्ड बैंक को दिया है। और मैं चाहता हूं कि लोग फॉरेन से आए, दिल्ली के एयरपोर्ट उतरे, यमुना फ्रंट पर जाएं, हवाई जहाज में बैठे, 15 मिनट में आगरा उतर जाए, ताजमहल के पीछे में स्टेशन होगा, जाके ताजमहल 1 घंटे में देखे, फिर वापस आए, 15 मिनट में दिल्ली वापस आए, यमुना फ्रंट पर आधा घंटे में एयरपोर्ट चले जाए, फॉरेन निकल जाए। ये हो सकता है। देखिए, आपने गंगा में पानी के जहाज चलाने की योजना बनाई, तो फायदा तो प्रियंका गांधी ने उठाया, पूरा कैंपेन कर लिया उन्होंने। देखिए, मैं अगर इलाहाबाद प्रयागराज से वाराणसी अगर जलमार्ग नहीं बनाता, तो क्या प्रियंका जी बोट में बैठकर जा सकती थी? अगर मैं इस गंगा को शुद्ध नहीं करता, अविरल निर्मल नहीं करता। पिछले कुंभ में मॉरिशस के प्रधानमंत्री स्नान के लिए आए और गंदा पानी देखकर बिना स्नान करके चले गए। इस बार प्रियंका जी ने वो पानी उठाया और पिया, मैंने शुद्ध बनाया इसीलिए पी पाई। लेकिन आपके जो आइडियाज हैं वो सुनते हैं तो थोड़ा आश्चर्य होता है। आप कहते हैं कि प्लास्टिक के कचरे से सड़कें बना देंगे। ऑलरेडी हमने ये मैंडेटरी किया है कि 10% वेस्ट प्लास्टिक और रबर या प्लास्टिक आप बिटुमेन रोड में डाल सकते हैं, और उसके अच्छे रोड देश में बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में उपयोग हो रहा, हमारे हाईवे पे ओपन हो रहा है। और इतना ही नहीं, तो जो ये स्टील इंडस्ट्री है उसका जो वेस्ट है स्लैग, उस पर भी जमशेदपुर में रोड बना, अभी बल्लारी में 150 किलोमीटर रोड में वो यूज़ किया गया। और ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। हम पहाड़ खोदने के बजाय वेस्ट मटेरियल का उपयोग करें। मैं तो कोशिश कर रहा था कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे में, वो दिल्ली में वो जो गाजीपुर में शायद एक टेकड़ी है, वो पूरी बहुत बड़ा माउंटेन है कचरे का, वो पूरा कचरा निकाल कर मैं एक्सप्रेस हाईवे में डालना चाहता था, पर वो कचरे को सेग्रीगेट कौन करे, इसी झगड़े में नहीं हो पाया और रह गया। पर कचरे का भी उपयोग हो सकता है। ये फ्लैश, ये थर्मल पावर प्लांट की पूरी रोड में यूज हो रही है। ये इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। मैं एक बहुत अच्छी बात बार बार कहता हूं, कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। कोई कचरा नहीं है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द लीडरशिप, इनोवेशन, रिसर्च, दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। और दूसरी बात कहता हूं कि नॉलेज, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड स्किल, we name it as a knowledge, and conversion of knowledge into wealth and conversion of waste into wealth, ये मेरी बहुत ही फेवरेट फिलोसॉफी है और मैं लोगों को इसके लिए बहुत कहता हूँ। आपको बताने में मुझे खुशी हो रही है कि नागपुर का टॉयलेट का सीवेज वाटर हमने 100 करोड़ में बेच दिया है पावर जनरेशन के लिए। और नागपुर ये देश का पहला शहर है कि अभी हम लोग आने वाले 1.5 साल में 180 करोड़ रुपए इसी पे कमाएंगे। पर यहाँ स्टोरी खत्म नहीं हुई। अब उस पानी से मीथेन निकालकर CO2 अलग करके बायो सीएनजी निकालेंगे, और वो बायो सीएनजी पर हम नागपुर की बसेस चलाने वाले हैं। ये सामने बैठा हुआ है, इसने 23 बसेस किट लगाकर इसी को काम मिला है, पूरी बसेस कन्वर्ट की है। और अब आने वाले दिनों में जो स्लज है करीब 650 टन, वो स्लज और मटन मच्छी मार्केट का वेस्ट और फ्रूट वेजिटेबल मार्केट का वेस्ट बायोडाइजेस्टर में डालकर मैंने निर्धार किया है। कोई इन्वेस्टर आगे नहीं आया। मैं 3 महीने के अंदर, मैं आपके सामने मेरा रिकॉर्ड करो मेरे सपने को, मैं कभी झूठ बोलूंगा नहीं, जो बोलूंगा वो करूंगा। 3 महीने के अंदर
नागपुर की 450 बसेस और मेयर से लेकर डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, सब महानगर पालिका की गाड़ियां ये गंदगी से, वेस्ट से तैयार हुए सीएनजी पर चलेगी और 60 करोड़ का घाटा एक साल में कम होगा और इससे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और वेस्ट टू वेल्थ का सपना पूरा होगा और मैं 3 महीने के अंदर ये करके दिखाऊंगा। और यही एग्जाम्पल अगर देश में अनुकरण होता है तो लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, देश का इंपोर्ट बेचेगा और प्रदूषण कम होगा। नितिन जी, ऐसी सारी बातें सुन के अचरज होता है। मैंने सुना है कि आप जो तिरुपति में लोग बाल कटवाते हैं उसको भी खरीद लेते हैं। 5 ट्रक बाल हमारे आते हैं, उससे अमीनो एसिड बनता है, वो प्लांट बूस्टर है, किसानों में पॉपुलर है और 25 करोड़ का हमने टर्नओवर किया है और मार्केट से 1/3 प्राइस में किसानों को देते हैं। उसमें राइजोबैक्टर उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए और इसलिए मैं एक बात कहता हूँ कि कोई व्यक्ति वेस्ट नहीं है, कोई मटेरियल वेस्ट नहीं है। आपके पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी अगर रिसर्च है और लीडरशिप विथ ए विजन, यू कैन डोनेट, आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। एप्रोप्रिएट विजन वाली अगर लीडरशिप है तो एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर हम मिरेकल्स कर सकते हैं और मुझे विश्वास है कि वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ यही भविष्य का भारत के विकास का मार्ग है और जो प्रधानमंत्री की नई भारत की जो सोच है वो इसी के आधारित है। लेकिन ये करने के लिए नितिन गडकरी चाहिए, वो नितिन गडकरी जो ठेकेदारों को कहे कि अगर ठीक से काम नहीं है तो हमारे पर बुलडोजर चलवा दूंगा। देखो, ये इसका शब्दशः अर्थ मत लीजिए। मैंने 17 लाख करोड़ के काम किए, एक भी कॉन्ट्रैक्टर और एक भी ठेकेदार को उसका काम लेने के लिए, अवार्ड करने के लिए मेरे ऑफिस में या घर पे आना नहीं पड़ा। ये मैं छाती ठोक कर आपके सामने बात कर सकता हूँ क्योंकि हम करप्शन फ्री, ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड है। पर एक बात जरूर है कि ये मेरे दिल की भावना है, उसके शब्दों का अर्थ मत लीजिए। मैं नागपुर में सीमेंट कंक्रीट रोड बना रहा हूँ 350 किलोमीटर। आप जरा नागपुर घूम के आइए, देश में बना रहा हूँ और मैंने लोगों को कहा है कि आप जिंदे हैं तब तक, आपके बेटे जिंदे हैं तब तक और उनके भी बेटे जिंदे हैं तब तक 200 सालों तक इस रोड पर गड्ढे नहीं पड़ेंगे। पर कोई कॉन्ट्रैक्टर अगर बेईमानी करता है और बिलो क्वालिटी खराब काम करता है तो उसके लिए मैं क्या कहूँ, फिर उसको मैं डराने के लिए कहता हूँ याद रखना, खराब काम किया तो तुमको बुलडोजर के नीचे डाल दूंगा। तो ये भाव जो है, आप अफसरों को कहते हैं कि 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दूंगा। अब देखिए कि मेरे इंटेंशन को देखिए, ये तो भाषा कभी कभी काम ही होता नहीं, लोगों को न्याय नहीं मिलता तो उसके कारण कभी कभी पीड़ा होती है, उससे निकल जाती है। ये सही भाषा नहीं है, पर इसके पीछे भावना ये है कि गरीबों का काम होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, रेड टेपिज्म से दूर होना चाहिए और फटाफट काम है। मुझे मेरे यहाँ एक स्लोगन लगा है, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। मुझे निर्णय करने वाले लोग पसंद हैं, पर निर्णय न करने वाले ईमानदार लोगों से भी मुझे गुस्सा है। मैं उनको कहता हूँ गलत सही जो निर्णय करना है करो, फाइल पर मत बैठो। पर दुर्भाग्यवश कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो पत्नी से भी ज़्यादा फाइल पर प्रेम करते हैं और फाइल दबा के बैठ जाते हैं। तब मैं ये कहता हूँ कि ये काम मत करिए। नितिन जी, इसमें कोई शक नहीं कि मोदी सरकार के जब मंत्रियों के कामों की गणना होती है तो आपकी सबसे ज्यादा तारीफ होती है, आपने बहुत काम किया। तो ये इल्जाम तो मैं वापस लेता हूं और नागपुर की जनता को सलाम करता हूं, उन्होंने आपको चुन के भेजा। थैंक यू। एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में नितिन गडकरी पर इल्जाम और सवाल का एक और। वेलकम बैक। हम नागपुर शहर में हैं, इलेक्शन स्पेशल है आपकी अदालत। अगला इल्जाम नागपुर के बारे में है, आपकी अदालत में अगला इल्जाम नितिन गडकरी। आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर आरोप है कि इन्होंने नागपुर की सुंदरता को बिगाड़ दिया। अब नितिन जी, जो ये मेरा इल्जाम नहीं है, आपके खिलाफ जो चुनाव लड़े नाना पटोले, उनकी बात मैं सुन रहा था। उन्होंने एक मैगजीन में कहा कि इतना ज्यादा काम कर दिया, इतनी सड़कें बना दी, इतने ब्रिज बना दी कि नागपुर की सूरत बिगड़ गई। अब ऐसा है, और ट्रक के पीछे लिखा हुआ रहता है, बुरे नजर वाले तेरा मुंह काला। इससे ज्यादा क्या कहना। देखिए, मुझे बड़ा हंसी आई। उनके एक सभा में कहा उन्होंने कि मैंने नागपुर को विद्रूप किया और उन्हीं के पार्टी के पूर्व सांसद ने कहा कि ये मेट्रो नितिन गडकरी थोड़ी बनाई, मैंने बनाई।
तो मेरे समझ में नहीं आया कि एक बोल रहा है विद्रूप किया, दूसरा बोल रहा है मैंने बनाया, तो सच क्या है? मुझे बताया, उनकी बातों को छोड़ दो। वो चुनाव में बेचारे बोल रहे हैं, चुनाव के बाद अपने दिल में वो भी ये बात मानते हैं कि हमने अच्छा काम किया है। लेकिन अच्छा काम विलास मुत्तेवार कहते हैं उन्होंने किया था, आपने सिर्फ क्रेडिट ले लिया उसका। उन्होंने सबसे अच्छा काम किया कि उन्होंने मुझे जिता दिया। लेकिन ये सही है कि मेट्रो पूरी तरह तैयार नहीं थी, इलेक्शन आने वाला तो जल्दबाजी में उसका उद्घाटन हो गया। नहीं, अभी मेट्रो का एक फेज पूरा हुआ है, थोड़ा काम चल रहा है, अभी पूरा हुआ नहीं, ये सच है। पर मेट्रो जब पूरा काम हुआ इसीलिए तो चल पाई। तो कुछ स्टेशन के ऊपर फर्स्ट फेज का छोटा सा काम शुरू हुआ है और अभी आने वाले 6 महीने में फर्स्ट फेज खत्म हो जाएगी और सेकंड फेज का काम शुरू हो जाएगा। मैंने देखा यहाँ मेट्रो, और हर जगह मेट्रो के साथ साथ एक सड़क भी बन रही है। हाँ, नागपुर में इतनी अच्छी सड़कें बन रही है, एक तीर से दो निशाने। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं नागपुर मेरा जन्म स्थान है। इस शहर पर, इस शहर की जनता पर मेरा प्रेम है और मेरी कर्मभूमि है। मैं दुनिया में कहीं भी घूमते रहता हूँ, कोई अच्छी चीज़ देखता हूँ तो मुझे लगता है ये नागपुर में हो सकता है क्या। मैंने दुबई में म्यूजिकल फाउंटेन देखा, फिर अंडमान निकोबार में लाइट एंड साउंड शो देखा, अब मैं यहाँ तेलंगखेड़ी फुटाड़ा में एक फाउंटेन बना रहा हूँ। उस फाउंटेन की कमेंट्री गुलजार की है, संगीत AR रहमान का है, 3 साउंड इंजीनियर ऑस्कर विजेता है, उसके पंप है टर्की से, आर्किटेक्ट है फ्रांस के, और वो अभी काम शुरू हो गया। 1200 की लोगों की गैलरी है और 50 मीटर पानी ऊपर उड़ेगा और लाइट एंड साउंड शो में पानी डांस करेगा, प्यार हुआ इकरार हुआ। और वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको और नागपुर की जनता को ये विश्वास देता हूँ कि ये फाउंटेन, म्यूजिकल फाउंटेन दुनिया का सबसे बढ़िया फाउंटेन होगा, दुबई से बेहतर। तो मुझे हर बार ये लगता है, अभी हमारा सुरेश भट्ट सभागृह 2200 कैपेसिटी का एयर कंडीशन बना है, ऊपर में सोलर पैनल है, 5000 रुपये में कार्यक्रम होता है और ये देश का सबसे अच्छा ऑडिटोरियम नागपुर में बना, मुझे अभिमान है। 24/7 24 घंटे पानी देना नागपुर में हुआ है। इस शहर का गंदा पानी साफ करके 180 करोड़ कमाने की अगले साल से करने वाली महापालिका नागपुर में है। करीब 450 बसेस गंदे पानी से गैस निकालकर चलाने की बात नागपुर में हो रही है। 250 इलेक्ट्रिक की टैक्सी नागपुर में है। इथेनॉल पर चलने वाली 35 एयर कंडीशन बसेस नागपुर में है। ब्रॉड गेज मेट्रो गोंदिया से भंडारा, गोंदिया से वर्धा, वर्धा से नरखेड़, सावनेर से वर्धा और नागपुर, नरखेड़ से नागभीड़, सब जगह पर फास्ट चलने वाली 120 किलोमीटर प्रति घंटा की ब्रॉड गेज मेट्रो हिंदुस्तान में पहली बार नागपुर में आ रही है। एविएशन इंडस्ट्री का हब नागपुर में बन रहा है। तो मेरा हर समय ये होता है, मैं और देवेंद्र जी दोनों नागपुर के हैं। अभी हम लोग कहते हैं कि विदर्भ का बैकलॉग नहीं, अब बाकी लोग अपना बैकलॉग निकाले, नागपुर और विदर्भ आगे जाएगा और देश का और महाराष्ट्र का नेतृत्व करेगा। विदर्भ का जिक्र राहुल गांधी ने अपने भाषण में किया था नागपुर में। उन्होंने कहा था कि हमारी कल्पना है एक तरफ दुबई, एक तरफ सिंगापुर, उसी तरह का विदर्भ बने। उनको मिला था ना मौका, पूरा बैंड बाजा बजा दिया हमारे मिहान का, सब भाग गए, एयरपोर्ट कुछ हुआ नहीं। 4-5 साल में मिहान का प्रकल्प, यही मिहान प्रकल्प के लिए जैताड़ा में कार्यक्रम हुआ था। विलास मुत्तेमवार, शरद पवार सब आए थे और उस समय मिहान प्रकल्प के विरोध करने के लिए कांग्रेस की रैली हुई थी और इन्होंने निर्धार किया था, हमारे गुर्दे जी उस समय मेरे सहयोगी थे, बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ी और उनने इसका विरोध किया था। और मिहान के विरोध में जो बड़ी सम्मेलन हुआ था उसमें मुत्तेमवार जी का और शरद पवार जी का और सबका भाषण हुआ और उन्होंने कहा मिहान होने नहीं देंगे। और आज कह रहे हैं कि मिहान हमने लाया है, हम ला रहे। ये जनता समझती है सच और झूठ क्या है। मुझे तो, मैं उनका नाम तक नहीं लेता, ना कांग्रेस पार्टी का लेता हूं ना उनका लेता। एक सवाल मेरे पास में है, प्रवीण लोवणकर। रोड डेवलपमेंट से आपका नाम जुड़ा है, मगर अगर देखा जाए तो रोड एक्सीडेंट भी कम नहीं हुए है। 5 लाख का एक्सीडेंट होते थे, उसमें 1.5 लाख लोगों की जान जाती है। इस पे कैसा रोक लगाएंगे अपन? देखिए, ये जो बात पूछ रहे हैं ये सही है और रजत जी, मैं इस बात को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करता कि मैंने सब अच्छे काम किए हैं
पर एक काम यह है जिसकी व्यथाएं मेरे मन में है, मैं उसको ठीक से नहीं कर पाया। मैंने कोशिश की है, कुछ कम नहीं रखा। 5 लाख एक्सीडेंट होते, 1.5 लाख लोग मर जाते हैं। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, मैं बहुत संवेदनशील हूँ। पर इसके 4 कारण हैं। पहले रोड इंजीनियरिंग में सुधार करना। एक एक जगह पर 150 लोग मरे। हमारे यहाँ नागपुर में एक अजनी चौक है, यहाँ 51 लोग मरे, एक्सीडेंट हुए। केवल रोड इंजीनियरिंग से रीडिजाइनिंग किया, अब एक भी एक्सीडेंट नहीं होता। हमने 780 ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए और 13,000 करोड़ रुपए खर्चा करके उसको इंप्रूव कर रहे हैं। अभी हमने स्टेट गवर्नमेंट के, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए और हर सांसद की अध्यक्षता में कमेटी अपॉइंट की कि उसको सुधारो। तो रोड इंजीनियरिंग में सुधार करना। दूसरी बात, कानून में सुधार करना। पार्लियामेंट में लोकसभा ने पास किया, पर 1 साल 1.5 साल राज्यसभा ने अटका दिया, कानून नहीं हो पका। 30% बोगस लाइसेंसेस है। हमारा देश ऐसा है कि जिसमें सबसे आसानी से लाइसेंस मिलता है। एक व्यक्ति मुंबई में लाइसेंस लेता है, अहमदाबाद में लेता है और दिल्ली में लेता है। कार्रवाई हुई तो एक सरेंडर करता है, दूसरे लाइसेंस पे चलता है। हमारे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने सुधार किया। हमने रूल्स ऑफ रोड के बारे में कैंपेन चलाया। अभी हमारे अक्षय कुमार जी का कैंपेन था, ये रोड तेरे बाप का है क्या, वो मैंने बहुत पसंद आया मुझे। अब हम लोगों में जा रहे, बच्चों को पढ़ा रहे। एक बात जरूर है कि एक्सीडेंट में अभी इस मार्च एंड में अंदाज ये है कि 12 से 15% कमी आएगी। 1.5 लाख लोगों के बजाय 15% एक्सीडेंट की संख्या कम होगी। हम चारों फ्रंट पर काम कर रहे हैं। पर मैंने ये बात कही थी कि 50% लोगों की हम जान बचाएंगे 5 साल में। मैं खुले रूप से इस बात को स्वीकार करता हूं कि हम इसमें ये काम नहीं कर सके। हमने कोशिश की, जनता के सहयोग के बिना ये नहीं होगा और मैं लगातार इसके लिए काम करता रहूँगा, क्योंकि मैं भी भुगत भुगी हूँ। मेरा पैर 4 जगह टूटा है और मरने वाले लोग जो है उसमें 18 से 35 साल के 65% है। 3.5 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं और इसलिए मैं इससे बहुत दुखी हूँ। पर इसमें लोगों के भी सहयोग की ज़रूरत है। अगर हेलमेट पहनना है तो पहनना चाहिए, मोबाइल फ़ोन लेकर बाइक पर बात नहीं करना चाहिए, रेड सिग्नल है तो रुकना चाहिए, रूल्स ऑफ रोड का पालन करना चाहिए। मैंने अपनी कोशिश पूरी की। अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो मैं ये नम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूँ कि मैंने जो तय किया था उसमें मैं सफल नहीं हो पाया। अगर और मौका मिलेगा तो मैं पूरी ताकत के साथ इस देश में 50% लोगों की जान बचाने का मेरा टारगेट जल्दी पूरा करने की कोशिश करूंगा। नितिन जी, आपने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की, मैं मीडिया की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। मीडिया को इन चीजों को जितना बढ़ाने से नहीं बढ़ा, मैं आपसे आज वादा करता हूं कि हम कोशिश करेंगे ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में सबसे कहूंगा कि इस तरह के कैंपेन को, हेलमेट के कैंपेन को, सुरक्षा के कैंपेन को हम पूरी ताकत से चलाएं और देश के नौजवानों की जान बचाएं। एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम जानेंगे नागपुर की जनता से आपका फैसला आज के मुकदमे पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चलाया नागपुर के एमपी, केंद्र सरकार के मंत्री नितिन गडकरी पर। नितिन गडकरी ने हर सवाल का बेबाकी से खुलकर जवाब दिया, जैसा उनका स्वभाव है। अब यह फैसला आपको, नागपुर की जनता को करना है। जितने लोगों को नितिन गडकरी ने आज जो कुछ कहा उनकी बातों पर भरोसा है, वो लोग ताली बजाकर, हाथ उठाकर समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नितिन जी। नागपुर की जनता का फैसला आपके हक में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपकी अदालत का यह खास तो यही खत्म करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए शहर में, एक नए शो के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू।